ए स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आपने यूट्यूब वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये कुछ स्कैम टाइप की ये ट्यून क्यों रखी है। तो मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ कि इस ट्यून के पीछे एक राज है। ये ट्यून अभी हाल में एक वेब सीरीज फेमस हुई है। उस वेब सीरीज का नाम है स्कैम 1996। ये किसी 1996 के अंदर के स्टॉक मार्केट के अंदर जो घोटाला हुआ था उस पर बेस है। तो उसकी वेब सीरीज बना करके प्रसारित की गई। उस वेब सीरीज का हीरो था वो था हर्षद मेहता। तो हर्षद मेहता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं मैं कि हर्षद मेहता दुनिया के लिए स्कैमर होगा, घोटालेबाज होगा, लेकिन पर्सनली जब मैं अपनी बात करता हूं तो हर्षद मेहता मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पायरेटिव यूनिट है। हर्षद मेहता ने लोगों को सपने देखने और सपने को बेचना सिखाया है। सपनों को कैसे पूरा किया जाता है, सपनों के पीछे कैसे पड़ा जाता है और सपनों को हासिल कैसे किया जाता है वो सिखाया है हर्षद मेहता ने। वो भले ही आपके लिए स्कैमर है लेकिन मेरे लिए स्कैमर नहीं है। मेरे लिए मुझे विजुअल प्रदान करता है, मुझे विजुअल देता है कि आप सपने देखो। दुनिया के अंदर एक बिना टैक्स जो काम किया जाता है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो सपने देखना और सपने पूरा करने की कोशिश करना। भारतीय लोगों को हर्षद मेहता सिखाता है कि आप सपने कैसे देखो और उसको पूरा कैसे करो। जी जान लगा करके उस सपनों के पीछे पड़ जाओ तो सारे सपने आपकी मुट्ठी में हैं। इसलिए मैंने ये ट्यून, मैं खुद इस ट्यून से इंस्पायर होता हूँ और आपके लिए ये मैंने लगाई है ताकि आप भी अपने सपनों को उस बुलंदी तक लेकर के जाओ जहाँ तक आप जाना चाहते हो। अब अपन टॉपिक की बात करते हैं। हमने कल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा था प्लेटलेट्स, WBC, ब्लड ग्रुप, ABO तंत्र, RH तंत्र के बारे में अपने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रक्त का थक्का कैसे बनता है। रक्त थक्का निर्माण की क्रियाविधि पढ़ेंगे। रक्त थक्का निर्माण की क्रियाविधि। ब्लड क्लॉट, क्लॉट होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है थक्का, क्लॉट। क्लॉट क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। जब हमारे शरीर पर कोई नुकीली वस्तु लगती है तो लगने के स्थान पर घाव पड़ जाता है और घाव से रक्त बहना शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद ये रक्त लगभग 3 से 5 मिनट तक बहता है और 5 से 8 मिनट के बाद ये रक्त बहना बंद हो जाता है। ये रक्त बहना बंद रक्त थक्के की वजह से होता है। क्षतिग्रस्त ऊतक है वो रक्त की सहायता से एक हल्का जलीय पदार्थ का निर्माण कर देते हैं जिसको रक्त का थक्का कहा जाता है। यानी कि क्षतिग्रस्त ऊतक सुरक्षात्मक क्रियाविधि हेतु घाव पर हल्का जेली सदृश पदार्थ का निर्माण करता है। पदार्थ
का निर्माण करता है, जिसे थक्का कहा जाता है। और थक्का निर्माण की यह क्रिया रक्त स्कंदन कहलाती है। थक्का के बढ़ने की क्रिया, थक्का निर्माण की क्रिया स्कंदन कहलाती है। सामान्य समय की बात करें तो 1 से 3 मिनट तक रक्त स्त्राव होता है ऊतक से, और 3 से 8 मिनट तक थक्का बनता है, यानी कि थक्का निर्माण होता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त थक्का निर्माण कहलाती है। रक्त थक्का निर्माण की क्रियाविधि की अपन बात करें, थक्का निर्माण की क्रियाविधि एक क्रियाविधि है, इसलिए प्रचलित रक्त थक्का निर्माण की एक प्रचलित क्रियाविधि है, वो है आपको मैं बताऊंगा कि उस क्रियाविधि के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं वो होती हैं। ठीक है, सबसे पहले रक्त निर्माण, थक्का निर्माण की क्रियाविधि के अंदर 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। चरण वाइज अपन है वो बात करेंगे। सबसे पहले क्षतिग्रस्त ऊतक से और प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है। पहला चरण है थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण। थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण। दूसरा चरण है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना। और तीसरा चरण है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलना। जो निष्क्रिय अवस्था के अंदर हमने प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, जो रक्त के अंदर निष्क्रिय अवस्था के अंदर पाई जाती है, और वो प्लाज्मा प्रोटीन काम क्या करती है? रक्त थक्का निर्माण में काम करती है। तो निष्क्रिय अवस्था में होती है, इसलिए उसको सक्रिय अवस्था में लाना पड़ता है। रक्त के अंदर निष्क्रिय अवस्था में तो फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन, इन 3 चरणों के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, यहां पर क्षतिग्रस्त ऊतक, क्षतिग्रस्त ऊतक का रक्त है वो वायु के संपर्क में आकर के एक पदार्थ का निर्माण करता है, जिसको कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। और प्लेटलेट्स, हमने प्लेटलेट्स के बारे में बताया था कि प्लेटलेट्स होती है वो रक्त थक्का निर्माण में मुख्य कार्यकारी भूमिका निभाती। इस प्लेटलेट्स के द्वारा भी एक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों से, क्षतिग्रस्त ऊतक और प्लेटलेट्स दोनों से थ्रोम्बोप्लास्टिन निर्माण होता है। दोनों की थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलकर के रक्त थक्का कारक 7 और रक्त थक्का कारक 10 को एक्टिव कर देते हैं। हमारे शरीर के अंदर टोटल 12 रक्त थक्का कारक पाए जाते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। इन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर में से 7 नंबर का और 10वें नंबर का है एक्टिव हो जाता है। थक्का कारक 7th व 10th
को सक्रिय करना, सक्रिय हो जाते हैं और ये Ca+2 की उपस्थिति के अंदर ऐसा होता है। ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलकर के एक महत्वपूर्ण कारक का निर्माण करते हैं जिसको कहा जाता है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज, यही थ्रोम्बोकाइनेज होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग निर्माण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये दो काम करता है, थ्रोम्बोकाइनेज दो कार्य करता है। सबसे पहले ये हिपेरिन की क्रियाविधि को संदमित करता है। हिपेरिन हमारे रक्त के अंदर नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से वो पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। ये हिपेरिन शरीर के अंदर, नलिकाओं के अंदर, रक्त वाहिनियों के अंदर ब्लड के क्लॉट के निर्माण को रोकता है। तो यहाँ पर तो ब्लड क्लॉट बनवाना है, रोकना थोड़ी है। तो थ्रोम्बोकाइनेज हिपेरिन की क्रियाविधि को क्या कर देता है? संदमित कर देता है। पहला काम है इसका हिपेरिन की क्रियाविधि को संदमित करना, क्रियाविधि को संदमित करना, हिपेरिन की क्रियाविधि को संदमित करता है। और दूसरा इसका जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना। हमारे रक्त में जो प्रोथ्रोम्बिन होती है वो निष्क्रिय अवस्था के अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? निष्क्रिय अवस्था में। निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन ये होती है निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय। इसको सक्रिय थ्रोम्बिन के अंदर बदला जाता है, थ्रोम्बिन। और वो कैसी होती है? सक्रिय। और ये क्रिया Ca+2 की उपस्थिति के अंदर होती है। ओके, अब ये जो सक्रिय थ्रोम्बिन होती है ये एक पदार्थ का निर्माण करती है Ca+2 के अंदर, उपस्थिति के अंदर। और वो इसका तीसरा चरण है फाइब्रिनोजन। क्या बनाती है? फाइब्रिनोजन बनाती नहीं है, फाइब्रिनोजन होता है वो हमारे रक्त के अंदर पाया जाता है, घुलनशील अवस्था के अंदर पाया जाता है, घुलनशील अवस्था के अंदर पाया जाता है। फाइब्रिनोजन जो होता है घुलनशील, कैसा होता है? रक्त में घुला हुआ होता है, घुलनशील होता है। और ये फाइब्रिनोजन बहुलीकरण की क्रिया करता है। क्या करता है? बहुलीकरण। बहुलीकरण Ca+2 के उपस्थिति के अंदर करता है। और ये घुलनशील फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है, फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन क्या होता है? अघुलनशील होता है। क्या होता है? अघुलनशील। अब यही फाइब्रिन होता है वो घाव पर एक पतले जाल सदृश संरचनाओं का निर्माण कर देता है। फाइब्रिन है, फाइबर है, छोटे छोटे पतले पतले जाल सदृश संरचनाओं का निर्माण कर देता है। और वो जाल इस घाव के ऊपर छोटी छोटी नलिकाएं ऐसी इस टाइप की है वो बना देता है। घाव के ऊपर छोटी छोटी इस टाइप की है वो नलिकाएं बना देता है, फाइब्रिन बना देता है। और इसके अंदर आकर के रक्त कणिकाएं फंस जाती है। क्या हो जाती है? रक्त कणिकाएं फंस जाती है। और लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर क्या हो जाता है? रक्त है वो बहना बंद हो जाता है। और उसके बाद लगभग 10 मिनट बाद उसके ऊपर हल्का जेली सदृश संरचना, जेली सदृश द्रव पदार्थ बाहर निकलता है जिसको कहा जाता है सीरम। क्या कहते हैं? सीरम। सीरम। ठीक है, ये प्रक्रिया है ब्लड क्लॉट निर्माण की। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्षतिग्रस्त ऊतकों से, दोनों से बना है, प्लेटलेट से बना है। फिर ये दोनों मिलकर के थक्का कारक 7वां और 10वें की उपस्थिति के अंदर ये दोनों सक्रिय हो जाते हैं और Ca+2 की उपस्थिति में थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करते हैं। ये थ्रोम्बोकाइनेज दो काम करता है, एक तो हिपेरिन की क्रियाविधि को संदमित करता है और एक प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। ये प्रोथ्रोम्बिन हमारे रक्त के अंदर निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है और Ca+2 की उपस्थिति के अंदर ये सक्रिय थ्रोम्बिन के अंदर बदल जाती है। तीसरा प्रोसेस फाइब्रिनोजन का, फाइब्रिन में परिवर्तन। ये
प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम +2 की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन का निर्माण करती है, जो घुलनशील अवस्था में होती है और बहुलीकरण की क्रिया करके कैल्शियम +2 की उपस्थिति में फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाती है, जो घुलनशील होती है। और यही फाइब्रिन उस घाव के ऊपर छोटे छोटे है वो क्या करता है, छोटे छोटे तंतुओं को जमा कर देता है, जिससे वो उसके अंदर रक्त कणिकाएं फंस करके रक्त थक्का बन जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक तो कैल्शियम +2, सब जगह आपको कैल्शियम +2 दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त थक्का निर्माण की क्रियाविधि में महत्वपूर्ण आयन कौन सा है, तो कैल्शियम +2 आयन है। कौन सा है? और इसके अलावा इस थ्रोम्बोकाइनेज के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है, जो हिपेरिन की क्रियाविधि का संदमन करता है। और रक्त थक्का कारक 7 और 10 ये चीज आप है वो दिमाग में रखोगे। ये होती है रक्त थक्का निर्माण की क्रियाविधि। इसको स्क्रीनशॉट कर दीजिए या फिर आप लिख दीजिए वीडियो को रोक करके। अब अपन पढ़ेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में। रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालो, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे। रक्त वाहिनी हमारे शरीर के अंदर पतली पतली नलिकाएं होती है, जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर के जाने का काम करती है और वहां से अशुद्ध रक्त को वापस लेकर के आने का भी काम करती है। हमारे शरीर के अंदर टोटल 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है। सबसे पहले होती है धमनी। धमनी, और इस धमनी से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है जिसको कहा जाता है धमनिकाएं। दूसरी होती है शिरा, यहां इससे छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है शिरिकाएं। तीसरी होती है केशिका, यहां इसको कहते हैं केशिकाएं। केशिकाएं 3 प्रकार की होती है। अब इन रक्त वाहिनियों की अपन आंतरिक संरचना देखें तो इसकी आंतरिक संरचना के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। यानी कि ये कोई मेरी रक्त नलिका है, इस रक्त नलिका को मैं बाहर निकाल करके इसको यहाँ से बीच में से काट करके मैं इसको ऐसे देखूं तो आपको इसके अंदर 3 प्रकार के है वो स्तर दिखाई देंगे। देखो, ये सबसे बाहरी है वो स्तर होता है, ठीक है। इसके अंदर की तरफ एक और स्तर पाया जाता है और सबसे आंतरिक स्तर और होता है। इस टाइप का 4 हो गए था ना। इस टाइप का, यानी कि 1, 2 और 3 स्तर इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले आपको बाहर की ओर एक मोटा स्तर दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है, ये मुख्य रूप से बना हुआ होता है संयोजी ऊतक का। किसका? संयोजी ऊतक से निर्मित। ठीक है।
इसके अंदर ये मोटा थोड़ा आवरण है, मोटा इसके ऊपर जो स्तर पाया जाता है वो है। इसके अंदर कुछ मात्रा में तंतु पाए जाते हैं, कोलेजन तंतु। क्या पाए जाते हैं? कोलेजन तंतु। इसके अंदर की तरफ आपको एक और आवरण दिखाई दे रहा है और वो आवरण है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया, ये ट्यूनिका मीडिया होता है, ये अरेखित पेशियों का बना हुआ होता है, अरेखित पेशियों से निर्मित, पेशियों से निर्मित। यहाँ इसके अंदर वर्तुल पेशियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वर्तुल पेशियां पाई जाती है। वर्तुल का मतलब इसके अंदर अंदर वर्ताकार पेशियों का भी स्तर होता है। इस प्रकार से ये वर्ताकार पेशियां होती है। और सबसे अंदर की तरफ एक और स्तर पाया जाता है, उसका नाम है ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना, ये ट्यूनिका इंटरना होता है, ये सरल सल्की उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। सरल सल्की उपकला से निर्मित। किसका बना हुआ होता है? सरल सल्की उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। इसके अंदर भी कुछ मात्रा में तंतु पाए जाते हैं, लेकिन कम होते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना की अपेक्षा इसके अंदर कम ऊतक पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी आंतरिक सतह आप देखोगे तो आंतरिक सतह चिकनी पेशियों से निर्मित होती है। चिकनी पेशियों से निर्मित। ठीक है, इस प्रकार का है वो स्तर है, वो रक्त वाहिनियों के अंदर पाया जाता है। यही स्तर, इसी स्तर में बदलाव धमनियों और शिराओं के अंदर रहता है। धमनियों के अंदर ये स्तर मोटा होता है, लेकिन शिराओं के अंदर ये तीनों स्तर क्या होते हैं? पतले होते हैं, कम होते हैं। मतलब इसका व्यास है वो शिराओं के अंदर ज़्यादा होता है और धमनी के अंदर व्यास कम होता है। मतलब ये धमनी के अंदर मजबूत होती है दीवारें। ठीक है, तो इस प्रकार की है वो आपको संरचना दिखाई देती है। ठीक है, ये होती है रक्त वाहिनियाँ। अब अपन धमनी और धमनिकाएं, शिरा और शिरिकाओं के अंदर अंतर पढ़ेंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर दीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं अपन। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे धमनी व शिरा में अंतर। धमनी क्या होती है और शिराएं क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। धमनी व शिरा में अंतर। क्या होता है धमनी व शिरा? एक साइड अपन लिखेंगे धमनी और एक साइड लिखेंगे शिरा। आर्टरी एंड वेन। वेन, ठीक है। अब इसके अंदर पढ़ेंगे अंतर, बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए। सबसे पहले धमनी के बारे में पढ़ते हैं। ये धमनी होती है, ये हृदय से जुड़ी हुई होती है। कहाँ से जुड़ी होती है? हृदय से जुड़ी हुई होती है और हृदय से ऊतकों तक जाती है शुद्ध रक्त को लेकर के। हृदय से ऊतकों तक शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। यह हृदय से ऊतकों तक शुद्ध रक्त लेकर जाती है। ठीक है, लेकिन शिरा ऊतकों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लेकर के आने का काम
करती है। ये भी हृदय से जुड़ी हुई है, लेकिन ऊतकों से अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर के आती है? हृदय के अंदर लेकर के आती है। यह अशुद्ध रक्त ऊतकों से हृदय की ओर लेकर आने का कार्य करती है। ठीक है। सबसे बड़ी धमनी जो ऊतकों तक प्रसारित रहती है उसको कहा जाता है महाधमनी। बड़ा पाइप है, मोटा पाइप है, और उस मोटे पाइप से छोटी छोटी नलियां जुड़ी रहती है, जिसको धमनिकाएं कहा जाता है। मतलब कि एक बड़ी लाइन आपके घर तक आती है पानी की, और वहाँ से आपके घर तक छोटी छोटी नलों के द्वारा, छोटे छोटे नलिकाओं के द्वारा है वो पानी की सप्लाई होती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी छोटी छोटी रक्त नलिकाएं पाई जाती है, और सबसे बड़ी पाइपलाइन होती है उसको कहा जाता है महाधमनी। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कहलाती है, जो शुद्ध रक्त को ऊतकों तक पहुंचाती है। एक अपवाद है, अपवाद यह है कि एकमात्र शरीर की ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। हमने कहा कि धमनी का काम है शुद्ध रक्त को ऊतकों तक पहुंचाती है, लेकिन एक शरीर की ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रुधिर को है वो पहुंचाने का कार्य करती है, और वह है फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी? फुफ्फुसीय धमनी। इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती है। फेफड़ों तक पहुंचाती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। फुफ्फुसीय धमनी कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी, जो फेफड़ों से हृदय तक जुड़ी हुई होती है और अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में लेकर के जाने का काम करती है। ठीक है। उधर शरीर की सबसे बड़ी शिरा जो सभी सिरिकाओं का रक्त इकट्ठा करती है, सभी ऊतकों का रक्त इकट्ठा करती है और उसको हृदय के अंदर लेकर के आती है, वो कहलाती है महाशिरा। शरीर की सबसे बड़ी शिरा महाशिरा कहलाती है। महाशिरा कहलाती है, जो अशुद्ध रक्त को ऊतकों से फेफड़ों में लाती है। लेकिन एक इसमें भी अपवाद है, इसमें भी एक अपवाद है कि शरीर की एकमात्र ऐसी शिरा जो शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है वो कहलाती है फुफ्फुसीय शिरा। ये फेफड़ों से हृदय पे जुड़ी हुई होती है। ठीक है।
फुफ्फुसीय शिरा, इसको कहा जाता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ये शरीर की एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लेकर आती है। फेफड़ों से हृदय में लेकर के आने का काम करती है। नाम याद रखोगे, कौन सी है? पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय शिरा। ओके, अगला अंतर की बात करें तो ये जो धमनी होती है उसकी दीवारें मोटी और मजबूत होती है। क्या होती है? मोटी और मजबूत, और इसका व्यास, आंतरिक नलिकाओं का व्यास कम होता है। ठीक है, धमनी की दीवारें मजबूत, मोटी, अप्रत्यास्थ होती है। अप्रत्यास्थ व इनका व्यास कम होता है। मोटी मजबूत इसलिए क्योंकि ये सीधी हृदय से जुड़ी हुई होती है और हृदय पंपिंग की क्रिया के द्वारा इस पर अधिक दाब लगाता है। रक्त दाब इस धमनियों के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से ये फटे नहीं, सुरक्षित रहे। उसी वजह से ये क्या होती है? मजबूत रहती है, मोटी रहती है। ठीक है, लेकिन शिराओं की अपन बात करें तो शिराएं इतनी मजबूत नहीं है, अपेक्षाकृत कम मजबूत है। यह मतलब कि शिराएं अपेक्षाकृत कम मजबूत, कम मोटी, यानी कि पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है। ये पिचक भी सकती है, प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, प्रत्यास्थ, और इनका व्यास अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। किसकी अपेक्षा? धमनी की अपेक्षा। ठीक है, अंतिम नेक्स्ट इनके अंतर की बात करें तो धमनी होती है वो शरीर की सतह पर नहीं पाई जाती है। यह शरीर की आंतरिक यानी कि गहराई के अंदर पाई जाती है। ये अंदर की तरफ पाई जाती है। बाहर से आपको दिखाई देती है वो कौन है? सारी शिराएं हैं। धमनी आपको बाहर से दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये शरीर की शरीर सतह की गहराई में उपस्थित होती है। गहराई में उपस्थित होती है और ये शरीर की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ये शरीर की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ठीक है, ओके। एक नेक्स्ट और कि ये जो धमनी होती है सीधी हृदय के अंदर जुड़ी रहती है, इसलिए रक्त को आराम से ऊतकों तक सप्लाई कर देती है। लेकिन ये शिराएं होती है वो सीधी हृदय से जुड़ी हुई होती हुए भी पंपन की क्रिया में भाग नहीं लेती, यानी कि इनके अंदर रक्त को आगे पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार का है वो पंपिंग सिस्टम नहीं होता है। तो क्या होता है इसके अंदर, जिससे वो रक्त बहता हुआ हृदय की ओर आ जाए, तो इनके अंदर कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। और धमनियों के अंदर कपाट नहीं पाए जाते हैं, इनमें कपाट अनुपस्थित। कपाट अनुपस्थित। लेकिन हृदय के अंदर आप देखो
तो हृदय के अंदर महाधमनी के सिरे पर, जो महाधमनी होती है उसके सिरे पर अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी वाली कहीं शरीर के मतलब हृदय से बाहर निकलने के बाद इसके अंदर किसी भी प्रकार का कपाट नहीं होता है। हृदय के अंदर एक उस नलिका महाधमनी के सिरे पर एक कपाट पाया जाता है जिसको अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। ठीक है, और इनमें कपाट उपस्थित होते हैं और यही कपाट किसी भी नलिका के अंदर इस प्रकार से है। ये मान लो नलिका है तो इसके अंदर इस प्रकार के है वो कपाट पाए जाते हैं। जैसे जैसे रक्त है ऊपर की तरफ गति करता है, ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे ये कपाट है वो बंद होते जाते हैं इस प्रकार से, और रक्त है वो ऊपर चलता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कपाट इसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की धमनी, इस महाधमनी से या धमनी से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है उनको धमनिकाएं कहा जाता है, और शिरा से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है उसको सिरिकाएं कहा जाता है। ये पॉइंट लिख दो आप। धमनी से निकलने वाली छोटी नलिकाएं धमनिकाएं कहलाती है। और इधर सिरा से निकलने वाली छोटी नलिकाएं सिरिकाएं कहलाती। क्या कहलाती है? सिरिकाएं। सिरिकाएं कहलाती है। ठीक है, ये मुख्य अंतर। अब मुझे बताओ, ये सीधी हड्डी से जुड़ी हुई है इसलिए इसके ऊपर रक्त दाब क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, वहाँ पर रक्त दाब कम लगेगा। ये भी आप पॉइंट इसके अंदर ऐड कर सकते हो कि धमनी के अंदर रक्त का दबाव ज़्यादा होता है और शिरा के अंदर रक्त का दबाव क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से धमनी और शिराओं के अंदर अंतर होते हैं। आप इसको एक बार है वो लिख दीजिए, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट मार दीजिए। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं मिटा रहा हूं। ये धमनी और शिराओं के बारे में बात हो गई। अब अपन पढ़ेंगे तीसरे प्रकार की वाहिनी, केशिकाएं। केशिकाओं के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। केशिकाएं, ये केशिकाएं उत्तकों और धमनिकाओं के बीच में स्थित होती है। उत्तकों और सिरिकाओं के बीच में केशिकाएं पाई जाती है और सारी केशिकाएं मिलकर के केशिका जाल का निर्माण करती है। यह भी, इसकी भी व्यास है वो पतली होती है अपेक्षाकृत। ये पतली है। व्यास की बात करें तो 4 से 6 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है। बिल्कुल पतली होती है, महीन होती है। ठीक है, पतली होती है। और ये उत्तकों व रक्त नलिकाओं के बीच पाई जाती है। रक्त नलिकाओं के बीच स्थित और संपूर्ण केशिकाएं मिलकर रक्त केशिका जाल का निर्माण करती है। रक्त केशिका जाल का निर्माण करती है। ओके, और ये द्रव्य पदार्थों के लिए या जल के लिए पारगम्य होती है, यानी कि इसके अंदर से जल है वो या द्रव्य पदार्थ है वो पार करके क्या कर सकते हैं? उत्तकों की तरफ जा सकते हैं, यानी कि ये पारगम्य होती है। ये
द्रव्य व जल के लिए पारगम्य होती है। ठीक है, इसका भी मुख्य कार्य होता है रक्त को ऊतकों तक पहुंचाने का, या केशिकाओं का कार्य रक्त को छोटे से छोटे ऊतक तक पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त द्वारा गैसीय आदान प्रदान में भी ये काम करता है। रक्त द्वारा गैसीय आदान प्रदान में सहायक। तो ये होती है केशिका। केशिकाओं के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल है वो नहीं रखनी है, धमनी और शिराओं के अंदर आपको ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, ये है रक्त केशिकाओं के बारे में हमने पढ़ा। अब हम कल पढ़ेंगे हृदय की क्रियाविधि के बारे में, हृदय की संरचना के बारे में, हृदय के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। अपने वीडियो को मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, यह आपका अपना चैनल है, इसको प्रमोट कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।